जुट गई भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। विधानसभा चुनावों का नतीजा आने के पहले ही भाजपा अगली तैयारियों में जुट गई है। पोलिंग के बाद पहली बार बड़ी बैठक का आयोजन कर बीजेपी ने अगली रणनीति बना ली है। वहीं अब कांग्रेस के नेता भी अपनी आगे की प्लानिंग के लिए दिल्ली का रुख करने लगे हैं। इस बीच वीरभद्र खेमे के ज्यादा लोगों को टिकट मिलने के बाद अब हॉली लॉज में भी चहल पहल बढ़ गई है। हिमाचल की इसी सियासत पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा का बड़ा फैसला है। जी हाँ, अब देखते हैं क्या किधर जाते हैं। राजेश, मतगणना भी दूर है जैसे हमने अभी कहा, पर चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक दल गंभीर नजर आ रहे हैं। सही है। अब तो गंभीरता प्रयासों में भी दिखनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। भाजपा ने आज एक बाकायदा बैठक बुलाई थी परवाणु में। बिल्कुल। राजेश, क्या हुआ इस बैठक में? बिल्कुल सही है, सच में राजनीतिक दल गंभीर है अग्निहोत्री जी। और जिस तरह से 8 दिसंबर का वक्त पास आ रहा है या दिन पास आ रहा है, बेसब्री और बेचैनी, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी की यहां बढ़ती जा रही है। अभी मसलों को लेकर हम बात करें तो आज एक बहुत बड़ी बैठक सोलन जिला के परवाणु में हुई। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और इस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक पे पूरे प्रदेश के राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की निगाह आज दिन भर रही, क्योंकि इसके बाद फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए निकल गए। अब ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में जहां तक बात है तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, इन्होंने बैठक की परवाणु में अध्यक्षता इसकी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसमें इस बैठक का हिस्सा बने। प्रदेश के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे जो विशेष रूप से वहां इस बैठक में पहुंचे थे। मंगल पांडे भी इस बैठक का हिस्सा बने। साथ ही साथ फिर बाकी जो बीजेपी के नेता थे या चुनाव जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, वो इस बैठक में थे। गणेश दत्त इस बैठक का हिस्सा बने। और इसके साथ ही साथ बीजेपी ने जितने भी चुनावों के लिए 18 विभाग अपने अलग अलग संगठन के बनाए थे, उन विभागों के अध्यक्ष यहां पहुंचे, उपाध्यक्ष इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक 2 चरणों में यह हुई है, महत्वपूर्ण बैठक है और इसी बैठक के कारण आज सियासत का तापमान हिमाचल प्रदेश का बढ़ता हुआ नजर आया। अग्निहोत्री जी जी बिल्कुल, यकीनन बढ़ता हुआ नजर आया जी। देखिए कई दिनों से, और ये राजेश पहली बैठक थी अगर मैं सही हूं भाजपा की इलेक्शंस के बाद। आप जरा ये भी बता दीजिए कि किन विषयों पर चर्चा हुई है इसमें? बिल्कुल सही है, देखिए बड़ी अहम बैठक ये मानी जा रही है और इसमें अगर हम देखें तो 2 विषय भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक के जरिए जिन पे चर्चा की है, बैठक में जिनको सुलझाने की या जिसका आप चुनावी चीरफाड़ कह लीजिए, उसको करने की इसमें कोशिश की गई है। पहला कि जो हुआ चुनाव प्रबंधन पे पहली चर्चा इस बैठक में हुई कि पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन कैसा रहा, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो यहां से फीडबैक जिस तरह का आया है, उस फीडबैक को देखें तो बीजेपी ने जो जो रैलियां प्रदेश में करना इन चुनावों के दौरान चाहा, सभी रैलियों को किया गया। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जब से प्रदेश में चुनावी जब डंका बजा या बिगुल बजा, उसके बाद से जितने भी कार्यक्रम पार्टी के बने तय हुए, सभी वो कार्यक्रम एग्जीक्यूट हुए, धरातल पर उतरे। तो ये एक इसमें इसका जो इलेक्शन जो कैंपेन था उसमें जो क्या क्या दिक्कतें आई इस बैठक में उस पे भी चर्चा हुई। चुनावी फीडबैक ली गई जिसके लिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहां पहुंचे थे उनसे जितनी भी जो उनके हलके हैं वहां चुनावी माहौल किस तरह का रहा, क्या मुद्दे वहां पे गूंजे, किस तरह से लोगों में उत्साह नजर आया, महिलाओं ने वोट ज्यादा किया या पुरुषों ने वोट ज्यादा किया या यूथ ने ज्यादा वोट आगे किया। तो इस तमाम तरह की चीजों पे चर्चा इसमें हुई। लेकिन असली वजह जो इस बैठक के सामने आई है अग्निहोत्री जी, वो बैठक है 21 निर्दलीय जिस तरह से पार्टी के हैं, जो पार्टी के लिए परेशानी बने हुए हैं, उन निर्दलीयों को चुनावी नतीजे आने के बाद किस तरह से पार्टी संभालेगी, इसको लेकर यह बैठक आज परवाणु में हुई है। अब 21 निर्दलीयों की तरफ अगर हम देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह की सूचनाएं भी पहुंच चुकी हैं अग्निहोत्री जी कि कई सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले में भी पार्टी के कैंडिडेट से ज्यादा हैवीवेट निर्दलीय नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए जो आने वाला समय है उस समय में मैनेजमेंट किस तरह से होनी है, निर्दलीयों से बातचीत की जाएगी, कैसे उनको मनाया जाएगा, इसको लेकर यह महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। साथ ही साथ सीटों पर भी चर्चा हुई है और उन सीटों की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हैं जहां निर्दलीय पार्टी के लिए एक तरह से परेशानी बने हुए हैं। नालागढ़ से केएल ठाकुर है, बिलासपुर सदर से सुभाष शर्मा है, झंडूता से राजकुमार कौंडल है, हमीरपुर सदर से आशीष शर्मा है, भोरन से पवन कुमार, फतेहपुर से कृपाल परमार, कांगड़ा सदर से कुलभाष चौधरी है, कुल्लू सदर से राम सिंह है, बंजार से हितेश्वर सिंह है
और सुंदरनगर से अभिषेक ठाकुर और मंडी सदर से प्रवीण शर्मा है। तो ये ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जिनको जीतना चाहेगी, और सभी ऐसी सीटें हैं जहां पे ज्यादातर सीटों पे तो बीजेपी के विधायक बन के आए हैं। तो इन सीटों पे निर्दलीयों की मैनेजमेंट आगे किस तरह से होगी, इसको लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। यानी कि 8 दिसंबर के बाद का खाका भारतीय जनता पार्टी ने आज परवाणु में खींच दिया। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जहां जो भाजपा ने जीत रखी हैं। अभी वर्तमान में वहां से विधायक या मंत्री जो भी रख लीजिए आप, कुछ ऐसी भी हैं जो भाजपा जीतना चाहेगी कि एक एक सीट का वैल्यू है अभी तो। राजेश जी, राजेश, एक और भी सवाल है, या आप ये कहिए कि ये तो होगा ही शायद चल के आगे, कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी, भाजपा कांग्रेस दोनों की बात कर लेते हैं, कहीं बागी कैंडिडेट अगर जीत गया तो फिर वहां उंगलियां तो जरूर उठेंगी सिलेक्शन पे। जी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा होगा जरूर। आगे हम इन चीजों को देखेंगे। अच्छा राजेश, हम भाजपा की बात कर रहे थे, कांग्रेस की ओर भी आ जाते हैं। कांग्रेस भी तो पीछे नहीं है ना जी। सही है। कांग्रेस में भी नेता पूरी कैलकुलेशन में जुटे एक तरफ, और दूसरी ओर दौड़ भाग हो रही है। सही है। क्या मामला है? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस की कैलकुलेशन को अगर हम देखें और कांग्रेस ने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा उस अंदाज को देखें तो कांग्रेस ने फ्री होके एक तरह से ये चुनाव लड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे रिवाज बदलने का जो प्रेशर एक तरह से था चुनावों में साफ नजर आया। और आप लेकिन उसकी दूसरी अगर वजह देखें तो दिल्ली से जिस तरह का समर्थन बीजेपी को हिमाचल में मिला वो भी एक प्लस फैक्टर एक रहा। लेकिन कांग्रेस ने जिस अंदाज में, जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, उस रणनीति में जो कांग्रेस ने बनाई थी वो रणनीति कांग्रेस की एक तरह से जोश जो वहां नजर आया वो एक तरह से महत्वपूर्ण इसमें फैक्टर रहा। कैलकुलेशन चल पड़ी है अग्निहोत्री जी, जोड़ तोड़ का दौर भी इसमें अब शुरू हो गया है। और इसमें कांग्रेस अभी हम देखें तो दो तरह के प्रयास हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इस वक्त कर रही है। पहला ये कि हिमाचल में सरकार किस तरह से कांग्रेस की बनेगी, इसको लेकर कांग्रेस क्योंकि अभी 8 दिसंबर का इंतजार कर रही है, लेकिन कोशिश कांग्रेस ये कर रही है कि सरकार कैसे यहां बनाई जाए, राज कैसे बदला जाए। और दूसरा यह कि सरकार जब बन जाएगी कांग्रेस की तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा और साथ ही साथ मंत्रिमंडल फिर कैसा होगा, इसको लेकर भी जोड़ तोड़ का दौर ये शुरू हो चुका है। और नेता जितने भी हैं कांग्रेस के अपनी अपनी सेटिंग के लिए या आने वाले दिनों की प्लानिंग को लेकर एक तरह से राजधानी दिल्ली की तरफ पहुंच गए हैं, जहां पार्टी के आला कमान के साथ या हाई कमान के साथ वो चर्चा का दौर अब शुरू हो गया है। हमने पहले देखा कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पार्टी के कुलदीप सिंह राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। अभी बात करें तो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो दिल्ली चली गई हैं, दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी से मुलाकात का उन्होंने समय मांगा है। साथ ही साथ फिर और भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से इस वक्त उन्होंने मिलने का मांगा है। मसला यही है कि क्योंकि 8 के बाद की परिस्थितियां जिस तरह से कांग्रेस के सामने होगी वो कैसे हैंडल की जाएंगी, कैसे कैसे आगे किस तरह से गठन होगा, तमाम तरह की चर्चाएं, कैलकुलेशन भी है, जोड़ तोड़ का दौर भी है, भविष्य की प्लानिंग भी है। संगठन और सरकार दोनों एंड पे कांग्रेस काम कर रही है। अग्निहोत्री जी जी राजेश, बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस हो या भाजपा, देखिए गुना भाग सभी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, हर सिनेरियो देखा जा रहा है और उसमें फिर संभावित एक लिस्ट बनाई जा रही है जो हमारे पास सूचना है अभी तक कि कौन सीधे जीत रहे हैं, कहां पे शक है, कहां पे मदद की जरूरत पड़ सकती है और उस लिहाज से कौन किस पोजीशन पे होगा। बिल्कुल राजेश, आपने अभी प्रतिभा सिंह जी का जिक्र किया, हिमाचल कांग्रेस की वो अध्यक्ष हैं जी। कांग्रेस जैसे चुनाव निपटे हैं, अब एक बार फिर से जो उनका आवास है होली लॉज वो फिर से चर्चा में है। हर इलेक्शन के बाद होता आया था। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जब कांग्रेस को लीड करते थे, मुख्यमंत्री होते थे, अपोजिशन में होते थे, जी। अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन होली लॉज फिर चर्चा में आ रहा है। जी क्या मामला है? बिल्कुल सही है। देखिए, होली लॉज कांग्रेस के लिए बहुत अहमियत रखता है अग्निहोत्री जी, और आपने सही कहा कि वीरभद्र सिंह का घर है, उनका निवास स्थान है, क्योंकि कांग्रेस ने पहला चुनाव बिना वीरभद्र सिंह के लड़ा है इस बार। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि संगठन के लिहाज से देखिए तो होली लॉज से पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, होली लॉज से शिमला ग्रामीण के विधायक उनके बेटे आप कह लीजिए विक्रमादित्य सिंह हैं। तो दो बड़ी हस्तियां प्रदेश की होली लॉज से हैं। वीरभद्र सिंह का हालांकि खुद तो इन चुनावों में नहीं थे क्योंकि उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनका जो चेहरा है, उनका जो प्रभाव है, उसको भुलाने की कांग्रेस ने भरपूर कोशिश इन चुनावों में भी की है, जैसे उपचुनाव में की थी। अब होली लॉज में अगर हम देखें तो इसमें क्योंकि कांग्रेस अगर इस यहां से एक तरह से कांग्रेस अगर चुनाव जीत जाती है तो फिर जो प्रदेश
का जो मुख्यमंत्री होगा उसका रास्ता होके हॉली लॉज से निकलेगा, क्योंकि एक तो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, एक तो उस नाते क्योंकि उनसे चर्चा करनी सभी को होगी। साथ ही साथ अगर इसमें इन चुनावों को कांग्रेस का टिकट का आवंटन देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो हॉली लॉज से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं 68 में से उनकी संख्या देखी जाए तो 45 बैठती है। अच्छा, प्रतिभा सिंह या वीरभद्र सिंह के खेमे के जितने भी लोग रहे हैं 45 कैंडिडेट को कांग्रेस आलाकमान ने टिकट दिया है, और बाकी खेमे के आप रख लीजिए 23 कैंडिडेट और हैं, तो 45 खेमे जब एक ही हॉली लॉज से सीधा जुड़ा हुआ है तो फिर हाजिरी लगाना नेताओं की या हॉली लॉज का चर्चा में आना निहायत ही एक तरह से जरूरी भी है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण भी है। अब दिल्ली को यह मालूम है, दिल्ली पूरी तरह से कांग्रेस आलाकमान को पता है कि हिमाचल प्रदेश में बिना वीरभद्र सिंह के उपचुनाव अगर आपने जीता है तो नाम उनका वहां सहानुभूति फैक्टर चला है। ये चुनाव अगर जीतते हैं तो उनमें भी लाभ, क्योंकि वीरभद्र विकास मॉडल की बात कांग्रेस करती है, तो हॉली लॉज से ही रास्ता निकलेगा। हॉली लॉज पे जिसकी सहमति बनेगी वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, हॉली लॉज से ही मंत्री पद डिसाइड होंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। और पिछले दिनों का घटनाक्रम देखें, कांग्रेस के प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं सभी नेता हॉली लॉज पहुंच के उन्होंने प्रतिभा सिंह से मुलाकात की है। अहमियत बहुत है, सरकार एक तरह से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की हॉली लॉज से चलती है। अग्निहोत्री जी जी बिल्कुल सही है, अभी तक यही होता है। आपने सही कहा राजेश, अगर आपने जो फिगर दिया है 45, तो वो एक नई तरह की जानकारी है। कांग्रेस के लोगों को तो खैर पता होगा, हमारे दर्शकों को भी पता चला। जाहिर है फिर एक तो पक्का ही है राजेश की अगर कांग्रेस जीतती है तो हॉली लॉज कम से कम इसलिए तो जरूर चर्चा में आएगा या उसकी एक महत्ता होगी कि वहां पे वो आवास है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का, कम से कम इस नाते तो रहेगा ही। खैर आगे बढ़ते हैं राजेश, राजनीति से आगे अब जरा हम जो प्रशासनिक चीजें हैं उनको, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ सरकारी कार्यों के लिए इजाजत मांगी गई है चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन अभी वहां से अनुमति मिल नहीं पा रही है। सही है, क्या वजह बताई जा रही है राजेश? बिल्कुल सही है, ये अनुमति क्योंकि चुनिंदा केसेस में मिल रही है, इतने जितनी जिस तरह की उम्मीद की जा रही है उतने रेशो में अनुमति चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। वजह यह है अग्निहोत्री जी कि हिमाचल में अभी मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है। हालांकि आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए 12 नवंबर को मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी हम देखें तो प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में मतदान की चल रही है। और इसको अगर देखें तो ये प्रक्रिया 10 दिसंबर को खत्म होगी, जिसमें 8 दिसंबर को काउंटिंग शुरू होनी है। अभी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट के जो अभी मतदान है वो मतदान की अभी इसमें होना है अग्निहोत्री जी, और उसमें अगर हम देखें तो ये ऐसी है क्योंकि इसमें 8 दिसंबर से क्योंकि काउंटिंग से पहले पहले कर्मचारियों के जितने भी पोस्टल बैलेट जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलती रहनी है। 8 दिसंबर को काउंटिंग से पहले पहले वो पोस्टल बैलेट उन स्ट्रॉन्ग वहां पहुंचने होंगे जहां काउंटिंग वोटों मतों की होनी है। इसीलिए क्योंकि सरकार जो चुनाव आयोग है वो मसलों की गंभीरता को देख रहा है कि कहीं पोस्टल बैलेट का जो मतदान होना है या हो रहा प्रदेश में हो रहा है वो इन फैसलों से कहीं प्रभावित तो नहीं होगा, कहीं कर्मचारी जिन्होंने भी वोटिंग करनी है वो कर्मचारी उन योजनाओं के प्रभाव में आके कहीं मतदान किसी दूसरे दल के फेवर में ना कर दें। तो इसीलिए मतदान की प्रक्रिया प्रभावित ना हो, इसीलिए चुनाव आयोग फूंक फूंक के कदम रख रहा है, चुनिंदा कामों को ही परमिशन एक तरह से दी जा रही है। 10 दिसंबर तक, क्योंकि 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी, 10 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया ये पूरी होगी अग्निहोत्री जी। लेकिन उससे पहले धीरे धीरे हाँ रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा बल्क में नहीं है जिस तरह से पब्लिक चाहती है कि ये ऑर्डर तुरंत प्रभाव से हो जाए, काम तुरंत प्रभाव से हो जाए, वैसा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी सी बेचैनी लोगों में भी है अग्निहोत्री जी। जी राजेश, दर्शकों को बताएं, आप इसे ऐसे समझिए, देखिए जैसे नए वोट बनवाने होते हैं तो पहले क्या होता था, पहली जनवरी की डेट ली जाती थी उस साल की, तब तक के वोट बनते थे जिन लोगों के 18 साल हो चुके होते। बिल्कुल, इस मर्तबा नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक हुआ राजेश। बिल्कुल, तो उस तरह से समझिए आपकी एम्प्लॉइज भी, जितने भी कर्मचारी हैं, बुजुर्गों के तो चलिए पहले ही ले लिए गए हैं वोट, अब जैसे जो सरकारी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनके लिए ओपन रखा है कि हो सकता है कहीं दूर हो, वो किसी और काम में व्यस्त हो, चुनावी कामों में भी बहुत समय लगा उनका, तो डाक से लेट भी हो सकता है, जैसे कि वो आता है बाय पोस्ट आते हैं राजेश, तब इनको पोस्टल बैलेट भी कहते हैं, डाक मत पत्र, वो अभी पहुंच रहे हैं जी। देखिए, और राजेश इस बार अब सभी यही, आप किसी से पूछ लीजिए, बिल्कुल सब यही कह रहे हैं टक्कर का मुकाबला है। सही है, तो ये एक तरह से सही भी माना जा रहा है। जो इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं उनका ये मानना है कि सही भी है, क्योंकि हिमाचल में हमने देखा है बहुत थोड़े थोड़े अंतर से जीत हार होती है। तो चुनाव आयोग का इसमें ये पक्ष है कि, या ये लग रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से इसलिए सोच समझ के फैसले लिए जा रहे हैं कि कुछ भी, जैसे आप बता चुके हैं, प्रभावित ना हो कर्मचारियों के
वोट किसी भी कारण। जी।